हेलो, आवाज आ रही है आयुष? यस सर। ओके, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो देखो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था शायद। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले ध्यान देना। यहाँ लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट लिखिए, आपको चेक करके बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ट्रू है तो प्रूफ करो, फॉल्स है तो एग्जांपल देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a, या x जो है वो a का एलिमेंट है। फिर क्या लिखा हुआ है, a बिलोंग्स टू b, a जो है वो b का एलिमेंट है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b। ये ट्रू होगा क्या? अगर ये दोनों हैं तो ये होगा, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है क्या? क्या लगता है, ट्रू है? ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 1, यहाँ पर लेता हूं 1 2 और 3 4। ये हो गया सेट बी के एलिमेंट, समझ गए? अब देखो यहाँ पर चेक करना, कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं जो ए से बिलोंग करता है, सेट ए से, जैसे कि 1, तो 1 किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। अब इस वाले का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो पूरा है ये क्या एक्चुअल में सेट ए। तो सेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। तो सेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या एलिमेंट 1 भी सेट बी का एलिमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 अकेला नहीं आ रहा, 1 एक और सेट के अंदर मिक्स हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पर अगर मैं पूछता हूं सेट ए के एलिमेंट क्या, तो आपका आंसर होगा 1 2। सेट बी के एलिमेंट क्या है, तो 1 2 और ये 3 एलिमेंट्स है। 1 इसका एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ये दोनों मिला के जो सेट बन रहा है वो उसका एलिमेंट कहला सकता है, लेकिन इंडिविजुअली 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आ गया सबको ये चीज? इसलिए वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो लिख लो जल्दी से इसको, फॉल्स है, और ये आपका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ। समझ गए? लिख लिया? लिखो जल्दी इसको, एग्जाम्पल देना है ना। तो एग्जाम्पल हमने दिया, लेट a is equals to this, b is equals to this, 1 is an element of a is an element of b, but 1 is not an element of b. That's why it is false. Okay? अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, मैं एक मॉडिफाई कर रहा हूं, बताना ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। x is an element of a अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स? यहाँ पर लिखा है x जो है किसका एलिमेंट है, a का, और इसका मतलब क्या है, a जो है वो b का क्या है, सबसेट। a b का सबसेट है, मतलब उसका क्या होता है, a के सारे एलिमेंट b के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए x जो है b का सबसेट, b का एलिमेंट होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। तो अगर यहाँ पर इस सिंबल की जगह सबसेट वाला सिंबल होगा था तो ये आंसर इसका क्या हो जाता, ट्रू। क्या ये समझ गया सभी? चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो a जो है वो b का सबसेट है, b एलिमेंट है किसका, c का, तो a एलिमेंट होगा c का। तो इसको भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं a जो है उसके एलिमेंट क्या है, 1 2। ठीक है, अब a b का सबसेट है, तो बताओ सेट b को क्या अज्यूम करोगे, 1 2 3 ले लेते हैं। ट्रू है, ये इसका सबसेट है। अब b जो है वो किसका एलिमेंट है, c का। तो c एक सेट लेंगे जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, पता नहीं हमें 5 हो 7 हो, लेकिन उसका एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, b होना चाहिए।
तो क्या कैसे लिखूं बताओ, एलिमेंट बी को इसके अंदर कैसे घुसा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा 1 2 3 लिख दूंगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ सेट बी में कितने एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा 3। एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। समझ गए ना ये चीज? अब ये चेक करके बताओ क्या ये ट्रू है? ए मतलब क्या ये सेट बी का एलिमेंट कहलाएगा? तो आंसर है नो। ये तब कहलाता जब सिर्फ ये सेट एज इट इज यहाँ पर होता। यहाँ पर ये 3 भी आ गया मतलब वो अलग आ गया, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी? फॉल्स। और इसका एग्जांपल आप कैसे दोगे? जो मैंने यहाँ पर दिया वैसे ही, और आप लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे A is a subset of B, B is an element of C, but A is not an element of C. That's it. ये एग्जांपल और ये उसका स्टेटमेंट, क्योंकि उसने बोला ना एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन करो। हो गया सबका यहाँ तक? फटाफट का मैं एकदम स्पीड में बता रहा हूँ, रेस कर दो। लिमिट हो गई, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। कैसे करेंगे? ट्रू होगा फॉल्स होगा, कैसे प्रूफ करेंगे ट्रू है कि कैसे प्रूफ करेंगे फॉल्स, सोचना चालू कर दो। इसको इरेज कर दो ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे इसने लिखा है A is a subset of B, B is a subset of C, A is a subset of C। क्या लगता है ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा कि क्या सोच के, कैसे सोच के आप ट्रू होगा? वेन डायग्राम से सोचोगे तो मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका। यहाँ पर A अगर B का सबसेट है मतलब A B के अंदर आ रहा है, B अगर C का सबसेट है तो B C के अंदर आ रहा है। तो अगर C के अंदर B है, B के अंदर A है, तो C जो है वो A जो होगा वो क्या हो जाएगा? C के अंदर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे प्रूफ करने के लिए हमें एक जनरलाइज्ड एग्जांपल देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से नहीं होगा, हमें एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे लेट x belongs to A, let x belongs to A, x क्या कोई भी एलिमेंट है जो सेट देगा, ठीक है, implies x belongs to B, x A से बिलोंग करता है तो x B से बिलोंग करेगा। रीजन देना पड़ेगा क्यों ऐसा होगा। सिंस A is a subset of B, क्योंकि A जो है वो B का क्या है? सबसेट है, ठीक है। implies x belongs to C, x किससे बिलोंग करेगा? C से। क्यों बिलोंग करेगा? सिंस B is a subset of C। क्लियर ये चीज? फिर आप लिखोगे therefore ये मैंने जो सिंबल बनाया है, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। ये उल्टा V बनाओ, इसे क्रॉस करो। ये कई जगह पे यूज करेंगे आगे इन फ्यूचर हम। फॉर ऑल x belongs to A implies x belongs to C, hence A is subset of C। अब यहां पर जो मैंने चीज लिखी है इसको अच्छे से समझो। ये एक्चुअल में डेफिनेशन है, सबसेट होने की डेफिनेशन है। अगर कोई एलिमेंट, अगर सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है वो इंप्लाई करते हैं, वो ये बताते हैं कि वो एलिमेंट सी के अंदर भी है, तो इसका मतलब ए सी का क्या हो जाएगा? सबसेट। तो ये डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा है। तो बस वही बताया कि वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहा है वो इंप्लाई कर रहा है कि वो सी के अंदर भी है, दैट्स व्हाई ए इज अ सबसेट ऑफ सी। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या ये समझ गए सभी? ओके। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A is not a subset of B, B is not a subset of A,
B is not a subset of C, then A is not a subset of C. क्या लगता है, true या false? False तो एग्जाम्पल, ट्रू तो फिर स्टेटमेंट। ट्रू में ऐसा पूरा स्टेटमेंट बताना पड़ेगा और फॉल्स में एक आधा एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग यूज करो और क्या कैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो सोचो। कोई भी अज्यूम कर लेते हैं सेट ए को ले लेता हूं, मान लो मैं 1, 2। सेट बी को भी ले लेता हूं, सेट बी को ले लेता हूं मान लो 2, 3। ठीक है, अब सेट सी को भी ले लेता हूं और मैं ये सोच के ले रहा हूं ए बी सी को कि जैसे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो मैंने ए जो लिया और जो बी लिया उसमें ये ध्यान रखा कि ए बी का सबसेट ना हो, तो नहीं है। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, तो सी कोई ऐसा सेट लो कि बी उसका सबसेट ना हो। तो मैं एक काम करता हूं, सी को ले लेता हूं 1, 2, 4, ये ले लेता हूं। क्या ये समझ में है? तो देखो ए जो है ए बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, ये ट्रू है, दिख रहा है। अब ये चेक करके बताओ ए क्या सी का सबसेट है? क्या ए सी का सबसेट है? चेक करके बताओ। ये है ए सी का सबसेट, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। मतलब ये वाला कंक्लूजन या ये वाली स्टेटमेंट उसकी क्या हो गई, फॉल्स। चलिए क्लियर हो गया, तो यहां पर आंसर आएगा फॉल्स और ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस स्टेटमेंट को समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, और बताओ क्या समझ में आ गया। पहले वो कंप्लीट करो जल्दी से, फिर फिफ्थ वाला समझ के बताना मुझे। हो गया? हाँ, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर x इज एन एलिमेंट ऑफ a, x a का एलिमेंट एंड a b का सबसेट नहीं, तो x b का एलिमेंट होगा। मतलब अगर ये दोनों है तो ये वाला हमेशा ट्रू होगा। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा? तो कुछ एग्जांपल बताओ जिसमें x a का सब एलिमेंट हो। कोई भी एक सेट a मान लेते हैं, क्या ले ले उसका एलिमेंट 1, 2 ले लेते हैं। क्लियर? अब a b का सबसेट नहीं है, तो कोई भी ऐसा सेट b मान लो जिसमें a उसका सबसेट ना आए। कुछ भी मान लेते हैं, 4, 5, 6 ले लेते हैं, तो a b का सबसेट नहीं। तो क्या x जो है वो b का एलिमेंट है? इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 1 है, 1 a का एलिमेंट है, a b का सबसेट नहीं है, तो क्या 1 b का एलिमेंट है? चेक करो, नहीं है। तो नहीं है मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया ये चीज? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सॉल्व करने में? ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताओ क्या लिखा हुआ है। A is a subset of B. X not belongs to B. Then X not belongs to A. क्या लगता है, ट्रू होगा कि फॉल्स? और कैसे होगा, थोड़ा सोचो। देखो A B का सबसेट है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर आएंगे। ठीक है, तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर आएंगे और X B का एलिमेंट नहीं, तो X B के अंदर नहीं आएगा। प्रखर इधर ध्यान दे, X B के अंदर नहीं आएगा। तो अगर X B के अंदर नहीं आएगा तो क्या वो A के अंदर भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा सोचो। जैसे मान लेता हूं ये सेट B बना दिया, ठीक है, सेट A उसका सबसेट है, तो सेट A क्या आएगा, उसके अंदर आएगा, B के अंदर आएगा, है ना। अब अगर मान लो कोई एलिमेंट X है जो B का एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट X कहां पर आएगा, B के बाहर, या B का एलिमेंट नहीं है B के बाहर, तो क्या वो A के अंदर आ सकता है? क्या नहीं आएगा।
तो अगर कोई एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है तो वो ए का भी एलिमेंट नहीं होता। समझ रहे हैं ये चीज? ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे? ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या है? ट्रू। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हम लिखेंगे सिंस A is a subset of B, therefore for all x belongs to A implies x belongs to B। मैंने लिखा चूंकि A B का सबसेट है इसलिए A के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट B के अंदर भी आएंगे। क्या ये क्लियर? ठीक है। एंड y not belongs to B, y जो कि B के अंदर नहीं आ रहा है, it implies y not belongs to A, तो जो B के अंदर नहीं आएगा वो A के अंदर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख के एक्सप्लेन कर सकते। हटा दो फिर इसको मैं। अब आगे जितने क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन में आपको ये वाला तरीका ही फॉलो करना है, सब ऐसे ही क्वेश्चन। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? लेट ए बी सी, ये सेट्स है जिसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। एक सेकेंड में ये क्वेश्चंस, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। अच्छा वो क्वेश्चन एक बार पहले नोट कर लो, समझ लो उसको, तब तक इसको इंपोर्ट करता हूँ सही पीडीएफ उसका। एक क्वेश्चन बनाओ तब तक, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, फाइंड द सेट्स ए बी। हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ो और ट्राई करो। नोट किया क्वेश्चन? तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ लिखा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। तो आपको तीन सेट्स ए बी और सी फाइंड आउट करने, जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये कैसे सेट्स हो? नॉन एम्प्टी सेट्स हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये कैसा सेट बने? एम्प्टी सेट बने। तो यहाँ आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तो कोई भी एक सेट ए ले लो जिसका एलिमेंट ले लेते मान लो हम 1, 2, और दूसरा सेट बी ले लो और सेट बी ऐसा देख के लो कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट। तो क्या ले सकते हैं? 2, 3 ले लेते हैं। अब एक और सेट लो, सेट सी। सेट सी लेते समय ये ध्यान रखो कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। तो क्या ले लें? 3 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। अब 3 और 1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि 3 और 1 लेने से, देखो 1 लेने से क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी में भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी। समझ रहे हैं ना ये चीज? तो ये आपको ऐसा मिल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इसमें एलिमेंट आ जाएगा 2, बी इंटरसेक्शन सी इसमें क्या एलिमेंट आ जाएगा? 3, और ए इंटरसेक्शन सी इसमें क्या एलिमेंट आ जाएगा? इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1। क्या ये समझ में है? अब अगर मैं पूछता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बताओ एलिमेंट क्या आएगा जो तीनों में कॉमन हो? ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट, मतलब कि नल सेट। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। नोट कर लो इसको, खुद से लिख लो इसको। मैं इसको एक मिनट दूसरा एक पीडीएफ इंपोर्ट करना वो करवाऊं।
हो गया वाला कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली मैंने क्या किया, इसका पूरा सिस्टमैटिक सॉल्यूशन यहाँ पर बना के रखा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि इसको हम सॉल्यूशन समझते कैसे, एक टाइप का डेरिवेशन है ये, समझ लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ए बी सी बी द सेट्स जिसमें ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो पहले लिख लो इस क्वेश्चन में गिवन में ये दो चीजें नोट डाउन कर, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये गिवन में आएगा। नोट कर लिया गिवन? सौभाग्य लिखा? तो लिखना जल्दी। ओके अब क्या शो करना है इस क्वेश्चन में, हमें शो करना है b इक्वल टू सी। तो ये दो चीजें गिवन है और हमें शो करना है यहाँ पर b इक्वल टू सी। ओके शो दैट b इक्वल टू सी। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि x कोई एलिमेंट है, वो किसका है, सेट b का, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b। अब अगर x सेट b का एलिमेंट है और a यूनियन b में क्या होता है, a और b दोनों के एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं, तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, a यूनियन b का भी एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर x a यूनियन b का एलिमेंट है और a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c के, तो x किसका एलिमेंट हो जाएगा, a यूनियन c का भी एलिमेंट हो जाएगा। चाहिए समझ में आया? और इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, x a यूनियन c का एलिमेंट है, मतलब या तो वो a के अंदर होगा या तो वो किसके अंदर होगा, c के अंदर होगा। यूनियन में दोनों के एलिमेंट मिक्स होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा x इज एन एलिमेंट ऑफ a और एलिमेंट ऑफ c। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये वाली लाइन का मतलब क्या समझना, ये वाली लाइन में मैंने क्या बोला कि x जो है वो a का एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, x किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट। तो अगर x a और b दोनों का एलिमेंट है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और दोनों के इंटरसेक्शन क्योंकि दोनों में कॉमन है, और अगर वो a इंटरसेक्शन b के बराबर है तो a इंटरसेक्शन c b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के। तो इसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ, x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c आ गया। अब अगर x a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है मतलब वो a के अंदर भी आएगा और c के भी अंदर आएगा, तो इसका मतलब x किसका एलिमेंट हो गया, c का एलिमेंट हो गया। तो चाहे हम जिस भी तरीके से जाए, अगर कोई एलिमेंट b के अंदर आ रहा है तो वो एलिमेंट किसके अंदर आएगा, c के भी अंदर आएगा। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो सारे वो एलिमेंट जो b के अंदर है वो सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, c के अंदर आ रहे हैं। और यदि b के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट c के अंदर भी आएंगे तो इससे ये बोला जा सकता है कि जो b है वो क्या है, c का सबसेट है। तो यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा है, उस सबसेट की जो डेफिनेशन बता रहा था ना मैं मैथमेटिकल, फॉर ऑल x belongs to b implies x belongs to c, it means b is a subset of c। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि x जो है वो किसका एलिमेंट है, c का एलिमेंट। तो अगर x c के अंदर आएगा तो किसके अंदर आएगा, a यूनियन c के। और अगर a यूनियन c के अंदर आ रहा है और a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के। और a यूनियन b के बराबर x a यूनियन b का एलिमेंट है, मतलब या तो वो a का एलिमेंट होगा या फिर वो किसका एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट होगा। अब इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, मानते हैं वो a का एलिमेंट है। तो अगर वो a का एलिमेंट है, वो c का भी एलिमेंट था, तो दोनों का एलिमेंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। अब दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है। a इंटरसेक्शन b के बराबर है मतलब x a के अंदर भी है b के अंदर भी है, तो x किसके अंदर आ गया, b के अंदर आ गया। अब ये वाली लाइन क्या बोलती है, x b के अंदर आ रहा है, कब, जब x c के अंदर भी आ रहा है, तो सारे c के एलिमेंट b के अंदर भी है। ये लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c, वो सारे एलिमेंट जो c के अंदर है वो सारे एलिमेंट किसके अंदर है, b के अंदर भी है।
तो इसका मतलब सी जो है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये दो लाइन बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है। अब वेन डायग्राम रिकॉल करो, जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो बी अगर सी का सबसेट है तो बी जो है वो क्या आ जाएगा, सी के अंदर आएगा। चलिए समझ में आया। और अगर मैं लिखता हूं सी जो है वो बी का सबसेट है तो क्या होगा, सी जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें कब ट्रू होंगी, जब बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, सही। तो यहां पर वही लिखा है बी सी का सबसेट, सी बी का सबसेट। तो ये दो तभी पॉसिबल है जब बी और सी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? तो अब इसको लिखो पूरा प्रॉपरली, ये इसी टाइप का प्रूफ होगा। बाकी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रूफ मिलेंगे। कुछ लोगों ने इसके प्रूफ के लिए एग्जाम्पल अप्रोच अप्लाई किए, मतलब ए बी सी को कुछ सेट मान लिया, सेट ए है सेट यू, लेकिन वो गलत तरीका है, क्योंकि वो एग्जाम्पल हम अपने मन से ले रहे हैं। तो हो सकता है वो किसी एक दो नंबर के लिए, एक दो एग्जाम्पल्स के लिए ट्रू हो, लेकिन सभी के लिए ट्रू हो ये प्रूफ करने का यही तरीका सबसे सही है। ठीक है, तो ये गिवन तो आप लोगों ने लिख दिया था। अब इसके बाद दोबारा से इसको लिख के समझते हुए चलो। हमने पहले अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, x इज एन एलिमेंट ऑफ b, हमने अज्यूम किया। तो अगर x b का एलिमेंट है तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, a यूनियन b का भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो a यूनियन b का एलिमेंट है तो वो a यूनियन c का भी एलिमेंट होगा। रीजन यहां पर लिख देना, रीजन क्या है, सिंस a यूनियन b इक्वल टू क्या है, a यूनियन c, इस वजह से वो इसका भी एलिमेंट है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला दिया जाता है। तो अगर x इन दोनों के यूनियन का एलिमेंट है, मतलब या तो a का होगा या फिर c का। ठीक है, अब यहां सी में मैंने अंडरलाइन इसीलिए करके रखा है, उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर ये हम मानते हैं कि एक्स सी का एलिमेंट है तो हमारा काम यहीं पर खत्म हो गया। बी सी जो है वो बी का क्या हो गया, बी जो है वो सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। समझ रहे हो, ये पूरा करने की जरूरत नहीं होती, यहीं पर प्रूफ हो जाता। एक्स अगर बी का है तो एक्स सी का आ गया, तो बी सी का सबसेट यही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ और लगा हुआ है, और का मतलब जरूरी नहीं कि यही ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो। तो ये अगर ट्रू मान के चलते हैं तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, तब भी हमें यही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये वाला भी सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर हम ये माने कि x a का सबसेट है, ये वाला तो ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। यदि x a का सबसेट मान रहे हैं और हमने पहले माना है कि वो b का भी सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। और इंटरसेक्शन में a इंटरसेक्शन b में आएगा तो किसकी में आएगा, a इंटरसेक्शन c में भी आएगा। क्योंकि यहाँ पर रीजन लिख दो, सिंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। लिख लिया, यहां तक चेक कर लो। यहां तक हो गया सभी का? हाँ, अब इसके बाद यहां पर लास्ट हमारे पास क्या आया, x इज एन एलिमेंट ऑफ C। तो x किसका एलिमेंट आ गया, C का। तो यहां से बोलो या फिर यहां से बोलो, हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, जो B के अंदर है वो किसके अंदर आ रहा है, C के अंदर आ रहा है। तो मैंने वही चीज कंक्लूड की, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B इंप्लाइज x बिलोंग्स टू C, मतलब B C का क्या हो गया, सबसेट। तो ये वाला पूरा लेफ्ट वाला पार्ट सबको क्लियर है क्या, बताओ एक बार। अब यही चीज मैंने राइट में की, क्या डिफरेंस है बस समझना ध्यान से। यहां पर मैंने बी से सी तक पहुंचा था, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सी से बी तक पहुंच रहा हूं। तो मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि सी जो है वो बी का क्या है, सबसेट। अब इसको खुद से समझ के करो, कोशिश करो कि देखना ना पड़े, खुद से करो। और फिर फाइनली दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बोला कि दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ जो भी मैं सिंबल लिख रहा हूँ ना, सबका प्रॉपर यूज है। ये इंप्लाइज बना रहा हूँ, ये बिलोंग्स टू या कहीं पर फॉर ऑल, सब ध्यान से समझ। हो गया ये सभी का, हटा दो फिर इसको मैं।
फाइनली हम दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं और ये दो सेट्स की इक्वालिटी की कंडीशन है। ये समझो ध्यान से, अगर कभी भी बोला जाता है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, इसका मतलब ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं और बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं, या वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ऐसा है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल है तो ऐसा, समझ गए? हटा दो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो आपको शो करना है कि ये सारी कंडीशंस जो है वो क्या है, सेम है, सेम चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, B के अंदर है। इट मींस इट इंप्लाइज फॉर ऑल X belongs to A implies X belongs to B। मैंने यहाँ सबसेट को डिफाइन किया, ये सबसेट है मतलब वो सारे एलिमेंट जो A के अंदर है वो किसके अंदर हो जाएंगे, B के अंदर। क्लियर ये चीज? और अगर सारे A के एलिमेंट B के अंदर है तो अगर मैं a माइनस बी करता हूं, तो a माइनस बी करूंगा तो a के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, क्योंकि a से वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे। तो सारे एलिमेंट हट जाएंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेम कंडीशन हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। अब a यूनियन b इक्वल टू b कैसे होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो ये प्रूफ, ये चीज भी सेम इक्विवेलेंट कंडीशन को शो कर रहा है, ये हमें शो, ठीक है। तो इसके लिए हालांकि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि सारी कंडीशंस को वैलिड करना है तो एग्जांपल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसे करने के लिए क्या ले लो, ये काम करता हम एक एग्जांपल लेके चारों कंडीशन का इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं। सेट ए को मान लेते हैं यहाँ पर हम 1,2, सेट बी को मान लेते हैं हम यहाँ पर 1, 2, 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू है? यस ये ट्रू हो गया। अब a माइनस बी लेते हैं, तो a माइनस बी कैसे निकाला जाता है, a में से b के एलिमेंट को हटा दिया जाता है। तो a में से b के एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, नल सेट बच जाएगा। फिर क्या करना है, a यूनियन b लेना है। तो a यूनियन b मतलब 1,2 यूनियन 1,2,3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1,2,3 मतलब a यूनियन b किसके इक्वल आ रहा है, b के इक्वल आ रहा है। तो ये भी कंडीशन सेम हो गई, समझ में? फिर क्या बोल रहा है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो a इंटरसेक्शन b, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1,2 और इधर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 1,2,3। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,2। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। समझ में आई? तो आप इसको एग्जांपल देके भी वैलिड प्रूफ कर सकते हो कि सारी कंडीशन सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट। तो ये तो खुद से कर लोगे, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना, इधर पे क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है शो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, C minus B is a subset of C minus A। तो थोड़ा ध्यान से समझो और उसको लॉजिकली वेन डायग्राम के थ्रू जैसे भी समझने की कोशिश करो। A B का सबसेट है, मतलब A जो है वो B के अंदर आ रहा है, तो C माइनस B, C माइनस A का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये प्रूफ करना है। तो देखो हम सबसे पहले तो जो गिवन है और जो शो दैट या जो प्रूफ करना है हमने वो लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है, ऐसा प्रूफ करना है ना। मतलब ये प्रूफ करना है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वाली लाइन से। देखो मैंने क्या लिखा, लेट x कोई एक एलिमेंट है जो किसके अंदर आ रहा है, c माइनस बी। अब अगर x c माइनस बी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो c के अंदर होगा लेकिन वो b के अंदर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू b। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे मान लो ये वाला मैं सेट C ले रहा हूं, ये वाला मैं सेट B ले रहा हूं, और अगर x c माइनस बी वेन डायग्राम में देखो c माइनस बी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा c माइनस बी। और अगर x इसके अंदर आ रहा है, c माइनस बी के अंदर आ रहा है,
है ना, तो वो सी के अंदर तो है लेकिन वो बी के अंदर नहीं, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, समझ गया ना ये चीज। अब इसके बाद क्या लिखा है, हमें ये पता है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो यदि एक्स बी के अंदर नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा। वो अभी मैंने थोड़ा देर पहले ये बताया था तुम लोगों को, जैसे मान लो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अब अगर कोई एलिमेंट एक्स बी के बाहर है, बी के अंदर नहीं है, तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, एक्स बी के अंदर नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब यहां पर ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली और दूसरा ये वाली लाइन क्या बोल रही है बताओ, एक्स सी का एलिमेंट है, ये वाली लाइन क्या बोल रही है, ए का एलिमेंट नहीं है। अगर एक्स सी का एलिमेंट है और ए का एलिमेंट नहीं है, तो जब हम सी माइनस ए करेंगे, सी माइनस ए करेंगे तो एक्स सी के अंदर रहेगा लेकिन ए के अंदर नहीं, तो हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सी माइनस ए के अंदर आ जाएगा, और सी माइनस ए के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब हर वो एलिमेंट जो सी माइनस बी के अंदर है वो किसके अंदर आ रहा है, सी माइनस ए के अंदर आ रहा है, तो ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। समझ में आई ये चीज? तो प्रूफ करो इसको, सॉल्व करो इसको, लिखो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल ही है ना, इसकी आखिरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसमें कोई सॉल्व करने वाला कुछ नहीं। हो गया, हटा दो। हटा दोगे इसको, हो गया तो ओके, चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ए शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, अगर ए और बी कोई भी दो रैंडम सेट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के, ये आपको प्रूव करके बताना है। और ए यूनियन बी माइनस सी, ये किसके इक्वल हो जाए, बी माइनस सी, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी। तो ये दो स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले ना हम ये वाला स्टेटमेंट के लिए, ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है फर्स्ट वाला, उसका मैं स्टार्ट करता हूँ आरएचएस राइट हैंड साइड से, ध्यान से समझ। तो यहां पर मैंने क्या किया, एज इट इज आरएचएस को नोट डाउन कर दिया, यहां तक कोई सॉल्यूशन स्टार्ट। अगली वाली लाइन में ये क्या हुआ है बताओ मुझे समझ के, क्या किया मैंने ये वाली लाइन में, ये वाला तो आरएचएस हमने एज इट इज नोट किया, यहां पर क्या चेंज किया बताओ। यहां पर मैंने a माइनस बी को किससे रिप्लेस कर दिया, a इंटरसेक्शन b डैश। ऐसा क्यों किया, देखो पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये बताया था, जैसे ये मान लो सेट a है, ये मान लो सेट b है, तो a माइनस बी वाला कहां पर आएगा, a माइनस बी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा a माइनस बी। समझ में आ रही है ये चीज? और a माइनस बी निकालने का क्या तरीका है, a में से a का और किसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमें, b कॉम्प्लीमेंट का। b कॉम्प्लीमेंट मतलब b के बाहर होना चाहिए और a के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, b के बाहर और a के अंदर वाला रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन होगा। तो a माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसके बाद क्या किया, ध्यान से समझो, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश। इसके बाद मैंने लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी ना, उसको रिवर्स फॉर्म में लगाया।
जैसे कि अगर मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 2x + 2y, तो क्या लिख सकते हो उसको 2 अंडर ब्रैकेट x + y, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये इसी टाइप का देखो 2x 2 × x 2 × y, तो मैंने क्या किया, ये वाला टर्म को मैंने निकाल लिया एक तरीके से कॉमन समझ, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया ये चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं। अब ये बताओ b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। सेट b ये है, तो सेट b का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, इसके बाहर। सेट b मतलब सर्कल के अंदर, सेट b का कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्कल के बाहर। दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, पूरा ये बॉक्स मिल जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, यूनिवर्सल सेट, ये सीधे प्रॉपर्टी में लिखवाया है मैंने। अब ये बताओ यूनिवर्सल सेट और सेट ए का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। तो सीधे सीधे किसके इक्वल हो गया, सेट ए, और ये प्रूफ हो गया इसका एलएचएस। समझ में आया ये चीज, चलो इसको प्रूव करो जल्दी से। सिर्फ 2-3 लाइन का स्टेटमेंट है यहाँ पर। आपको सबसे पहले तो यहां पर हमने एज इट इज आरएचएस नोट डाउन किया, जो आरएचएस था हमारा राइट हैंड साइड, और इस जगह पे मैंने a - b को रिप्लेस करके क्या लिखा है, a इंटरसेक्शन b डैश लिखा है, a इंटरसेक्शन b डैश। एंड देन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है और a इंटरसेक्शन को निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया, b यूनियन b डैश बच गया। अब हमें पता है यहाँ साइड में वो लिखना चाहिए, रीजन लिखना चाहिए, सिंस b यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ये सारी प्रॉपर्टी में लिखा है पहले हमने, तो इस पूरे टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया यूनिवर्सल सेट से। अब किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से यूनियन जो होता है, यूनियन यूनिवर्सल सेट, वो सेम सेट के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, एंड दैट्स इट, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यहां पर प्रूव। ये समझ में आ गया सबको। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। देखो इधर सबका ध्यान इधर, समझ जाओगे तुम लोग इसी। सेकेंड प्रॉपर्टी में ये हमारा एलएचएस, ये हमारा क्या है, आरएचएस। तो सबसे पहले हम कौन सा साइड ले लेंगे, एलएचएस, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो मैंने एलएचएस लिख दिया। अब b - c को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन को रिकॉल करो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b इंटरसेक्शन a डैश, तो इसको मैंने ये कर दिया। अब क्या करो, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो a यूनियन b के साथ होगा ना, a यूनियन और ये b, तो क्या बन जाएगा, ये a यूनियन b। फिर इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, ये a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। अब a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, तो इसलिए यहां पर क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट और यहां कोई सा भी सेट है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। किसी भी यूनिवर्सल सेट और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन वही दूसरा सेट मिलता है। यूनियन होता तो क्या मिल जाता, यूनिवर्सल सेट। समझ गए ये चीज, कर लो इसको प्रूफ। हो गया प्रखर। ये हाँ सॉरी, मैं इंटरसेक्शन लिखना चाह रहा था, सिंस a इंटरसेक्शन u इज इक्वल्स टू a, करेक्ट कर लेना। देखो अगर दिमाग में वेन डायग्राम सोच लोगे ना, तो फिर बड़ी आसानी से ये लॉजिकल चीजें समझ जाओगे। हटा दो इसको फिर मैं। अब ज्यादातर स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन देते नहीं, ठीक है, लेकिन अब है सिलेबस में, तो मैंने बता दिया किसी स्कूल के टीचर्स दे देते। कुछ पावर सेट भी बताया, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया ना पावर सेट। सेट चल रहा है तुम लोगों के स्कूल में, और क्या पढ़ना है। पिछली क्लास में मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो एनसीईआरटी के ओल्ड न्यू एडिशन में डिलीट हो गया।
लेकिन पहले था तो वो उसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर क्या लिखा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। फिर से हमें ये सारी चीजें प्रूव करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज करके। तो पहले यहाँ लिखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकली समझना क्या लिखा है। पहले ये वाला लाइन क्या लिखा है समझ में आ रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो हमने देखा ही है। अब अगर A इज अ सबसेट ऑफ A और मैं A में किसी का इंटरसेक्शन ले लूं तो वो भी क्या होगा, A का सबसेट होगा। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन लेने से कम होता है या तो वही सेट मिलता है मैक्सिमम। तो ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब अगर A इंटरसेक्शन भी A का सबसेट है और मैं दोनों तरफ, मैं एक्चुअली ये वाला फॉर्म कर रहा हूँ, LHS फॉर्म कर रहा हूँ। तो पहले मैंने A इज अ सबसेट ऑफ A से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, A इंटरसेक्शन B ले लिया। अब क्या कर रहा हूं, बाहर में यूनियन ले लेता हूं, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये वाला पार्ट और ए का अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो यूनियन लेने से ए के साथ मुझे ए ही मिलेगा उसका सबसेट। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो ये बोलता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। ओके, अब देखो सिमिलर वे में ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कम होंगे ए से, और उसका ए के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो सेट ए ही मिलेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बोलती है, इक्वेशन 1 बोलता है लेफ्ट वाला सेट राइट का सबसेट है, और ये बोलता है ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर ये चीज? सिमिलर वे में राइट साइड वाला पार्ट देखो जो हमको प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद अगला स्टेप क्या किया परफॉर्म, देखो जल्दी से। यहाँ पर मैंने शायद एक गलती की है, यहाँ पर ये आएगा ए आएगा, है ना, यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या किया बताओ, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ए इंटरसेक्शन बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले ए के साथ, फिर किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन ए ये कितना बन जाता है, ए, और ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। ठीक है, तो कर लो इसको नोट। हो गया, हटा दो उसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका ये मतलब नहीं है कि बी और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो। मतलब हमें अगर ये दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं,
then we cannot say कि B और C आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते, ठीक है, जिसमें आपको नॉट इम्प्लाइज वाला चीज आपको प्रूव करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेट ए ले लिया, एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3 4, सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट क्या हो गए 3 4 5 6, और सेट सी ले लिया जिसके एलिमेंट हो गए 3 4 7 8। अब देखो यहाँ क्लियरली चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 3 4, दोनों में कॉमन क्या है 3 4। ए इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, उसमें भी क्या कॉमन है 3 4, ठीक है। अब ये दोनों सेम आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन क्या बी और सी सेम है, नहीं है सेम, तो सिंपली वो एग्जांपल आपको देना है। तो यहाँ पर हमने क्लियरली शो किया कि 3 सेट ले लिए ए बी और सी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है, बट बी और सी आपस में इक्वल नहीं, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडमली एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने एक रफ एग्जांपल। कुछ डाउट लक्ष्य? देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आना चाहिए, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 3 4, ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, इसका भी 3 4 आएगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्लियर। लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है ये प्रूफ करना है, ये नॉट बी एंड सी इक्वल। तो यहाँ पर देख, क्या बी और सी इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है बी और सी इक्वल, तो क्या लिखेंगे बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्लियर हो गया ये चीज। तो ये दोनों इक्वल बट वो नॉट इक्वल, हटा दो उसको फिर में। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी सेट्स, तो ए और बी दो सेट्स है, और यहां दिया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू नल सेट, ये गिवन है, और ये दोनों का यूनियन आपस में क्या है इक्वल है, ये भी गिवन है, और आपको प्रूफ करना है ए और बी कैसे सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो दो चीजें गिवन है, पहला तो ये कि दोनों का एक्स के साथ इंटरसेक्शन इक्वल है और नल सेट है, दोनों का एक्स के साथ यूनियन इक्वल है, ये गिवन है, और आपको प्रूफ करना है ए और बी दोनों कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने ये जो चीज गिवन थी उसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया, इंटरसेक्शन दोनों का। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाले पार्ट को, इनफैक्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को मैंने अलग किया, इन दोनों को आपस में पहले इक्वल लिया और दोनों तरफ ए का यूनियन ले लिया। तो देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ए यूनियन, ये पार्ट आ गया ए यूनियन नल सेट आ गया, क्या ये क्लियर? अब ए यूनियन नल सेट क्या होगा, नल सेट एम्प्टी सेट कुछ नहीं है, उसका ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या बन जाएगा ए, और ये वाला पार्ट मैंने अभी फिलहाल एज इट इज। अब इसमें क्या होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, क्या ये वाली लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में देखो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, सॉरी ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बी यूनियन एक्स, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर, क्या ये क्लियर है, चेक कर लो। अब ये जो प्रोसेस हमने यहां से स्टार्ट किया ना, पहले मैंने इन दोनों को लेके स्टार्ट किया था ना, अब सेम प्रोसेस में इन दोनों को लेके स्टार्ट करूंगा, ये वाला टर्म लेके। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या था, नल सेट, दोनों तरफ किसका यूनियन ले लो, बी का यूनियन ले लो। तो देखो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, बी का यूनियन ले लिया। अब अगर बी का यूनियन लूंगा तो यहाँ पर बी का यूनियन और नल सेट क्या हो जाएगा, बी बनेगा, और यहाँ पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये चीज मैंने ना ए लिख दी गलती से, यहाँ पर भी क्या आएगा, बी आएगा, है ना। यहाँ पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये क्या बन जाएगा, नहीं ए करेक्ट है, सॉरी ये ए करेक्ट है। क्यों ए करेक्ट है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन एक्स के, यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया है, ए इंटरसेक्शन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी यूनियन एक्स, और बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब इसको सिर्फ मैंने अरेंज किया है, एज इट इज लिखा है, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म एज इट इज लिखा, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो,
इक्वेशन 1 में क्या मिल रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन X इक्वल टू A। यहाँ पर क्या मिल रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन X इज इक्वल्स टू B। तो दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, सेम। सो बाय 1 एंड 2 A और B दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का जो आपको ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज अप्लाई करके करना है। तो ज्यादातर ये थ्योरम टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जिनको प्रूव करने के लिए ऑपरेशंस हटा दो, फिर इसको कुछ नोट करना है तो कर दो इसमें। और एक और जो क्वेश्चन था 10th को हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब देखो अगली क्लास के लिए सेट्स के और कुछ क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में किए थे ना, वो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है एक आध क्लास, या फिर सीधा नया चैप्टर चालू करें, तुम लोग सजेस्ट करो, क्योंकि तुम लोगों के स्कूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। बाहर जा रहा है, क्या करना है, सेट्स या नया चैप्टर? बताओ जल्दी, नया चालू कर दो क्या? नया चालू कर दो, ठीक है। अगर बोर हो गया बहुत ज्यादा सेट से तो फिर नया चालू कर देता हूं। और अगर हाँ लग रहा है, और पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक क्लास मेरे ख्याल से और बनती है करने को। अब अगर इमीडिएटली अभी बोलोगे तो अभी करवा दूंगा, या कुछ समय बाद बोलोगे कि जब स्कूल का टेस्ट वगैरह आने वाला होगा जिसमें सेट्स आने वाला होगा उस समय बोलोगे तो उस समय रिविजन के साथ करवाना, उस समय करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर देता हूँ, रिलेशंस एंड फंक्शंस। कितने बच्चों के स्कूल में ये स्टार्ट हो चुका है चैप्टर? खत्म हो गया, समझ में आ गया? कुछ नहीं है। तो 11th का जो सिलेबस तुम लोग देखोगे ना, कुछ समझने लायक नहीं है एक बार में, खुद से पढ़ाई करके, जब तक कोई प्रॉपरली उसको समझाने वाला ना हो तो नहीं आता समझ में। वो समझाने वाला होगा तब भी वो 50%, 40%, 60% समझ में आएगा, समझ रहे हो? तो 100% समझने के लिए तो बहुत टाइम लगता है। जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जब समझोगे ना, सॉल्व करोगे ना, तब वो चैप्टर समझ में आते हैं। क्या जैसे तुम लोग कई मूवीज देखते हो ना सस्पेंस वाली, जो एक बार में समझ में नहीं आती है, 2 बार तीसरी बार देखने पे उसकी चीजें समझ में आती कैसे कनेक्टेड है। तो 11th का सिलेबस ऐसा ही है, ठीक है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार सॉल्व करोगे ना, तब जाके थोड़ा समझ में आएगा हाँ कौन सी चीज कहाँ पर यूज होती है। ओके, ठीक है, तो एंड करता हूँ फिर आज की क्लास।